नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एससीईआरटी पुस्तक के आधार पर दिगंत भाग 1 के अंतर्गत उसमें लगे हुए गद्य खंड के ऊपर। इसके पहले हमने काव्य खंड पर बातचीत कर ली है। उम्मीद है कि आप सभी ने उस वीडियो को जरूर देख लिया होगा और साथ में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी कथन पर आधारित करवा चुके हैं और ये हमारी कोशिश है बीपीएससी द्वारा जो ट्री दूसरा चरण एग्जाम होने वाला है, खासतौर से 11th और 12th क्लास के लिए पीजीटी स्तर का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। पूरे वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको ये एहसास होगा कि इन सारी चीज़ों को हम किसी न किसी हिंदी साहित्य के इतिहास के पुस्तक में जरूर पढ़ सकते हैं या फिर देख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ छोटी किताबें जैसे एनसीईआरटी की किताबें या फिर एससीईआरटी की किताबें कुछ ऐसे तथ्यों को प्रस्तुत करती हैं जो हमारे लिए नए रूप में रहते हैं। तो हम देखेंगे कि आपके लिए रिवीजन के तौर पर कितने तथ्य आ रहे हैं और कौन कौन से तथ्य हैं जो कि नए हैं, क्योंकि जितनी भी किताबें आप पढ़ेंगे कुछ न कुछ वहाँ पर नए तथ्यों से आपका सामना होता ही है। तो जहाँ भी नए तथ्य आपको मिले, मैं आग्रह यही करूंगा कि आप सभी अपने नोटबुक पर उसको नोट कर लें। बाकी जो पुरानी चीजें हैं उसको रिवीजन के तौर पर आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो सबसे पहले गद्य खंड की शुरुआत हम करेंगे प्रेमचंद से। प्रेमचंद के साथ साथ कुल हमें 12 गद्य लेखकों के बारे में पढ़ना है। इसमें आप देखेंगे कि केबीएस के दौरान हमने कुछ लेखकों के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। तो चलते हैं प्रेमचंद के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ, निधन 8 अक्टूबर 1936, जन्म स्थान ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मूल नाम, यहाँ से सवाल प्राय पूछा जाता है, इनका मूल नाम क्या है? धनपत राय। आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से इन्होंने किया। ठीक है, तो इस पॉइंट को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या रहा? धनपत राय। लेकिन अगर लेखक के तौर पर देखा जाए तो इन्होंने नवाब राय से लिखना शुरू किया। यहाँ पर दो तथ्य हैं, एक मूल नाम से संबंधित है, दूसरा लेखक के तौर पर जब प्रेमचंद ने शुरुआत की थी तो किस नाम से की? नवाब राय से। इनके माता पिता के नामों पर बात करें तो आनंदी देवी माता जी और मुंशी अजायब राय इनके पिताजी थे। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमचंद 1910 में इंटर इन्होंने किया, 1919 ईस्वी में बीए की। व्यवसाय के रूप में इन्होंने शुरुआत में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाया, फिर अध्यापकी किया, जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी भी इन्होंने की। जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर सरकारी नौकरी छोड़ी। ये देखिए प्रेमचंद के जीवन का टर्निंग पॉइंट है कि शुरुआती जीवन इनका एज ए प्राइवेट ट्यूशन टीचर के रूप में बीता, फिर उन्होंने अध्यापकी की, फिर इसके बाद सब इंस्पेक्टरी की। जिस हिसाब से हम देखें आज जिसको हम बोलते हैं बीएसए, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उस तौर पर रहे। लेकिन क्योंकि इनका समय स्वाधीनता आंदोलन के दौर का है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद इन्होंने अपने सरकारी नौकरी को छोड़ दी। पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी प्रेमचंद ने किया है, जिसमें मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस नामक पत्र पत्रिकाओं से इनका गहरा संबंध रहा है। और ये हंस जो कि बाद में 1984 ईस्वी के आसपास में राजेंद्र यादव ने इसका पुनर्प्रकाशन किया हुआ था, ये वही हंस है। तो पत्र पत्रिकाओं को ध्यान में रखते हुए किससे किससे जुड़े हुए थे प्रेमचंद, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। 4 नाम यहाँ पर दिए गए हैं और चारों नाम किसी भी विकल्प के लिए काफी हैं अगर सवाल यहाँ से पूछ लिया जाए। तो मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस, इन पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे। प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ कृतियों का नाम दिया गया है मोटे तौर पर। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि इनके मौलिक उपन्यास रहे हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं कि कुछ उपन्यास हैं जो कि पहले इनके नाम उर्दू में रहा करते थे, बाद में उनका नाम हिंदी में हो गया। तो जैसे ही मैंने उर्दू और हिंदी का जिक्र किया
तो आप लगातार अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन उपन्यासों को पढ़ा भी होगा, चाहे वन लाइनर किताबों में, चाहे हिंदी साहित्य के इतिहास में, कि किन किन उपन्यासों का नाम सर्वप्रथम उर्दू में था, बाद में हिंदी में हो गया, और इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष क्या है। मैं चाहता तो यहाँ पर पूरा प्रकाशन वर्ष लिख सकता था, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर संवाद शैली में एक दूसरे से पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए। जिन भी विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा 1918, 1922, 1925, 1930, 31, इस हिसाब से 1932 मैं लिख दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी में राइटिंग पर मत जाइएगा। अगर आ रहा होगा तो ये मानकर चलिए कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है, नहीं आ रहा है होगा तो ये मानकर चलिए कि आपको एक बार फिर से चिंतन करने की जरूरत है। ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन सतर्क करने के लिए काफी है, क्योंकि जब तक आप आत्ममंथन आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तब तक आप कितना भी मटेरियल जुटा लें, कुछ नहीं होने वाला। तो चीजों को समझ रहे होंगे, उसी हिसाब से आप पढ़ना शुरू कर देंगे। मुझे जहां तक उम्मीद है कि 95% विद्यार्थियों के दिमाग में प्रेमचंद के उर्दू नाम से पहले लिखे गए उपन्यास आ चुके होंगे, और उनके प्रकाशन वर्ष क्या क्या रहे हैं वो भी आपके दिमाग में आ गया होगा। अगर कहानियों की बात करें तो प्रेमचंद की कहानियों को लेकर अभी भी शोध जारी है, लेकिन मोटे तौर पर हम जानते हैं कि 300 कहानियां इन्होंने लिखी थी। सवाल भी पूछा जा चुका है कि प्रेमचंद की कुल कितनी कहानियां हैं, लगभग 300 मानी जाती हैं। मानसरोवर कहानियों का संग्रह है, जो कि 8 खंडों में विभाजित है। ठीक है, तो मानसरोवर को ध्यान में रखिए, कहानियों का संग्रह 8 खंडों में है। अनेक निबंध इन्होंने लिखे, लेख टिप्पणियां भी प्रेमचंद की छपती रही। विविध प्रसंग नाम से एक पुस्तक है जो 3 खंडों में विभाजित है। उसमें प्रेमचंद के निबंध, आलोचनात्मक निबंध, टिप्पणियां, पत्र, ये सब संकलित किए गए हैं। प्रेमचंद ने अनुवाद भी किए, और जब मैं नाटक पढ़ा रहा था तो प्रेमचंद के कुछ नाटकों के बारे में भी चर्चा की थी। 3 नाटक इनके प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद ने जहां कथा साहित्य में महत्वपूर्ण काम किया, उसके अतिरिक्त नाटक, निबंध, आलोचना और अपने समय और समाज को ध्यान में रखते हुए टिप्पणियां भी की। तो महत्वपूर्ण चीजों पर हमने चर्चा कर ली यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म 1884 ईस्वी में आश्विन पूर्णिमा संवत 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और यहाँ पर देखिए संयोग से इनका निधन आप देख रहे हैं कि 1941 ईस्वी में हुआ, जबकि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो संवत में है। तो ये भले दोनों ईयर मिल रहे होंगे, लेकिन एक ईस्वी में है और एक संवत में। तो इस मोटे अंतर को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि जब हम संवत से 57 घटाते हैं तो हमें ईस्वी प्राप्त होती है। तो इनके जन्म को लेकर यहाँ पर देखिए संवत में बताया गया है, लेकिन अगर ईस्वी को ध्यान में रखेंगे तो 1884 में, यानी कि प्रेमचंद से 4 साल छोटे थे रामचंद्र शुक्ल। मोटे तौर पर ऐसे ही कोरिलेट करके याद कर सकते हैं आप कि प्रेमचंद से 4 साल छोटे थे, और लगभग 5 साल बाद इनका निधन भी हुआ। प्रेमचंद जहां 1936 में इस दुनिया को छोड़ गए, वहीं 1941 में रामचंद्र शुक्ल। दोनों का मैं इसलिए एक साथ जिक्र कर रहा हूं कि आसपास ही इन दोनों चैप्टर्स को आपको पढ़ने हैं, तो ऐसे ही कोरिलेट करके आप कितना याद करेंगे या फिर कितना फार्मूलाबद्ध ट्रिक्स को अपनाएंगे, कुछ कुछ अपने आसपास चीजों को ध्यान में रखते हुए भी याद कीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ, निधन 1941 ईस्वी में। जन्म स्थान अगोना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन इनका काशी वाराणसी में हो गया। इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। शिक्षा की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल मिर्जापुर से 1898 में उर्दू और अंग्रेजी के साथ मिडिल इन्होंने पास की। लंदन मिशन स्कूल मिर्जापुर से 1901 में इन्होंने स्कूल की परीक्षा पास की। एक चीज आप देखिए, ऐसे लग रहा है कि जैसे वर्तमान समय में हम प्राइवेट स्कूल्स का नाम सुनते हैं, उसी ढंग से यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भी स्कूलों का नाम देख रहे हैं आप। स्कूल एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल, लंदन मिशन स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद कायस्थ पाठशाला प्रयाग में इंटर में नामांकन हुआ, लेकिन इनकी पढ़ाई अधूरी रही। फिर बाद में इन्होंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त किया। व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो 1904 में लंदन मिशन स्कूल में
ड्राइंग टीचर के रूप में रहे। इसके बाद 1908 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की परियोजना जो चली थी, हिंदी शब्द सागर में सहायक संपादक के तौर पर थे। अब आपके मन में आना चाहिए कि जब ये सहायक संपादक थे तो संपादक कौन थे? तो इनके साथ सलामी बल्लेबाजी करने वाले श्याम सुंदर दास थे। मैं बार बार जब इन दोनों का नाम देखता हूं तो मुझे क्रिकेट के दो ओपनर बैट्समैन याद आते हैं, और यही ठीक यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य श्याम सुंदर दास का नाम आ जाता है। तो उन्होंने हिंदी शब्द सागर का संपादन किया था। सहायक संपादन के रूप में शुक्ल जी का भी नाम जुड़ता है 1908 में काशी नागरी प्रचारणी सभा। वैसे तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, सारी चीजें आप जानते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, इसके बारे में हमने अलग अलग वीडियोज में बातचीत कर ली है। बस मैं संकेत कर रहा हूं कि आपको वो सारी चीजें याद आ जाए। साथ में रामचंद्र शुक्ल ने नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। सन 1921 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य इन्होंने शुरू किया। 1937 में हिंदी विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में ये रहे। तो आप देख रहे हैं कि 1921 में बीएचयू ज्वाइन करते हैं और 1937 तक ये बीएचयू के एचओडी रहे। अगर जो भी विद्यार्थी बीएचयू से जुड़े हैं और उनको हिंदी भवन में जाने का मौका मिला है तो वहां पर बोर्ड इत्यादि लगा ही होगा। आप इस ऐतिहासिक उपलब्धियों को आप देख सकते हैं कि शुक्ल जी से लेकर अब तक कितने भी अध्यक्ष रहे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि शुक्ल जी का एक लंबा वक्त रहा, लगभग 15-16 वर्ष तक ये एचओडी के तौर पर रहे। हिंदी शब्द सागर यहाँ पर शब्द आया तो आप जानते हैं कि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो यही देखते हैं कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उसके पहले उसका नाम हिंदी साहित्य का विकास था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इतिहास हुआ है। तो ये जानकारियां हैं, इनको ध्यान में रखिए। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कृतियों के बारे में हम बात करें तो इनकी कविता संग्रह है मधु स्रोत, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसके बाद कुछ आलोचनात्मक किताबें हैं जिसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, व्यवहारिक आलोचना के दृष्टिकोण से, तो गोस्वामी तुलसीदास, जयसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार, रस मीमांसा। बाद में इनका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। लिखने का काम शुरू में आचार्य शुक्ल ने किया था। त्रिवेणी नाम से भी इन्होंने किताब लिखी जिसमें सूर, जयसी और तुलसी को रखा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि हर विद्यार्थी के पास मौजूद होगा, 1929 ईस्वी में लिखा। श्री राधा कृष्ण दास की जीवनी लिखी इन्होंने। चिंतामणि 4 भागों में संपादित की गई, जिसमें चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4 का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन उसको भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि एससीईआरटी ने एक बार ये बुक लिख दी है, इसके बाद इसमें से बहुत ज्यादा संशोधन नहीं हुआ है। तो जो विद्यार्थी अभी जुड़े हैं उनको ध्यान में रखना है कि चिंतामणि कुल 4 भागों में संपादित है। कब कब है ये सारी चीजें चिंतामणि भाग 1 पर चिंतामणि पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, आप जाकर देख सकते हैं वहां पर। लेकिन अभी के लिए ध्यान में रखिए कि 4 भागों में है। जो चौथा भाग है इसके जो संपादक के तौर पर हैं इसमें प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन भी रहे, उन्होंने इसका संपादन किया है। उनके साथ एक कुसुम चतुर्वेदी करके भी संपादिका हैं, तो इन दोनों लोगों ने किया। साथ में यहाँ पर नामवर सिंह का नाम लिखा हुआ है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और पहले भाग का जो संपादन किया वो शुक्ल जी ने ही किया। तो पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, दूसरा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तीसरा नामवर सिंह, और चौथे की बात मैंने की प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विश्व प्रपंच नाम से एक अनुवाद भी किया है। कल्पना का आनंद, शशांक, बुद्धचरित, ये सभी इनके अनुदित कार्य हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कई अनुवाद, लेख, टिप्पणियां, विविध विषयक निबंध, प्रबंध पत्र पत्रिकाओं में इनके मौजूद हैं। तो इस तरीके से शुक्ल जी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी हमने यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। बहुत सारी जानकारियां आपके लिए रिवीजन के तौर पर रही होंगी और कुछ चीजें नई भी होंगी। अब हम बात करते हैं अगले जो लेखक लगे हुए हैं इस बुक में, उनका नाम है विष्णु भट्ट गोंडसे वरसईकर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये मराठी साहित्यकार के तौर पर है। इनका जन्म 1828 ईस्वी में हुआ। जन्म वरसई, यानी इनका जो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी
उपनाम लगा हुआ है, मतलब कि जो सरनेम जिसको कहा जा सकता है, वरसई इनके गांव का है। रायगढ़ महाराष्ट्र से इनका संबंध था। पिताजी का नाम था पंडित बालकृष्ण भट्ट। ये वो बालकृष्ण भट्ट नहीं है जिनको कि हम साहित्य में जानते हैं, मतलब भारतेंदु युगिन, ये इनके स्वतंत्र तरीके के पिता, अलग नाम है, बस नाम केवल मिलता जुलता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वाध्याय द्वारा इन्होंने परंपरागत रूप से संस्कृत मराठी का अध्ययन किया। इनका व्यवसाय पुरोहिती कर्मकांड एवं कृषि कार्य के रूप में इन्होंने की। इनकी एकमात्र कृति है जिसका नाम है माझा प्रवास, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, पूछा जा सकता है। और इसका अगर हिंदी में अनुवाद देखें तो मेरा प्रवास, माझा प्रवास मराठी और हिंदी में मेरा प्रवास के नाम से इनकी एकमात्र रचना है। व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से देखें तो विद्वान, तेजस्वी, ऊंचे भव्य और गौर वर्ण के व्यक्ति थे, मतलब ठीक ठाक थे। तो इस आप अगर देखें विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर से रिलेटेड अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है तो उनकी जो कृति है वही है। आगे बात करते हैं, अगले जो लेखक के तौर पर है इनका नाम है कुमार गंधर्व, और ये आपके लिए नए नहीं होंगे। केबीएस परीक्षा के दौरान हमने इन पर विस्तार से बातचीत की थी, यहाँ पर रिवीजन के तौर पर आप देख लीजिए। इनका जन्म 8 अप्रैल 1924 में हुआ, निधन 1992 ईस्वी में। जन्म स्थान सुलेभावी, जिला बेलगांव, कर्नाटक में हुआ। इनका मूल नाम था शिवपुत्र कोमकली। इनके पिताजी का नाम सिद्धरमैया कोमकली, जो गायक और कोमकली मठ के प्रधान थे। निवास स्थान देवास मध्य प्रदेश में रहा इनका। संगीत गुरु के तौर पर देखा जाए तो प्रोफेसर BR देवधर, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संगीताचार्य थे, इनके गुरु थे। और अंजनी बाई मालवेकर, जो प्रसिद्ध गायिका एवं संगीत गुरु के तौर पर जानी जाती हैं। हम कुमार गंधर्व के प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो अनूप राग विलास इनकी प्रमुख कृति है। इसके अलावा अनेक लेख, निबंध, टिप्पणियां पत्र पत्रिकाओं में मिलती हैं। अनेक म्यूजिक कंपनियों द्वारा इनके गानों को रिकॉर्ड भी किया गया, कैसेट भी जारी किया गया। सम्मान के तौर पर भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी के सदस्य के तौर पर है। भारत भवन भोपाल के सदस्य के तौर पर भी रहे। कालिदास सम्मान भी मिला। राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण भी इनको दिया गया। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा इनको डी.लिट की उपाधि भी दी गई, और अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से इनको अलंकृत भी किया गया। तो इस तरीके से आपने देखा कुमार गंधर्व के बारे में। अब हम बात करते हैं सत्यजीत राय। सत्यजीत राय का भी नाम जब यहाँ पर आया तो आपको केबीएस की तैयारी के दौरान इस पर लेक्चर जरूर मिला होगा। इनका जन्म 1921 में हुआ, निधन 1992 में। सेम टू सेम आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पर कुमार गंधर्व का निधन हुआ उसी तरीके से 1992 में सत्यजीत राय का भी हो गया। जन्म स्थान 100 गढ़पार रोड, दक्षिणी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। माता पिता में सुप्रभा राय माताजी और इनके पिताजी सुकुमार राय। बचपन भवानीपुर में नाना के घर पर बीता, प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। शिक्षा की बात करें तो 1936 में बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक इन्होंने की। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से स्नातक बनकर वे शांति निकेतन पहुंचे और वहां विस्तृत अध्ययन गहन प्रकृति निरीक्षण करते हुए ललित कला की शिक्षा अर्जित की। ग्राफिक डिजाइन में भी इनकी अभिरुचि वहीं विकसित हुई। अगर व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो 1943 में शांति निकेतन से वापस कोलकाता आकर उन्होंने एक ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग एजेंसी में विजुअलाइजर की नौकरी कर ली। 1949 में महान फ्रांसीसी फिल्मकार जॉन रेनुआ से कोलकाता में इनका संपर्क हुआ। रेनुआ ने ही उन्हें फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अभिरुचि इनकी रही फिल्म निर्माण एवं निर्देशन में। संगीत, चित्रकला, फोटोग्राफी, पत्रकारिता एवं साहित्य लेखन तथा बच्चों के लिए इन्होंने विशेष कार्य किया। सम्मान के तौर पर देखें तो विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सम्मान ऑस्कर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। सिनेमा, साहित्य एवं चित्रकला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए इनको भारत रत्न भी दिया गया। अनेक बंगला, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया था। प्रमुख कृतियों में अगर बात करें तो इनकी कुछ फिल्में बांग्ला में भी रहीं, हिंदी में भी रहीं, हिंदी से अनुदित भी की गई। तो बांग्ला में कौन कौन सी फिल्में रहीं, जिसमें पंथेर पांचाली, अपराजितो, जलसा घर, अपूर संसार, कंचनजंगा, महानगर, चारुलता, नायक, गोपी गायन, बाघा बायन, अरण्येर, दिन रात्रि, प्रतिद्वंदी, सीमाबद्धो, जन अरण्य, घरे बाहिरे, आगंतुक आदि इनकी बांग्ला फिल्में रहीं। हिंदी की बात करें तो प्रोफेसर शंकु के कारनामे, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, कुछ कहानियां, कुछ और कहानियां कथा साहित्य के तौर पर। चलचित्र में कल और आज
इन्होंने निबंध लिखा। तो ये तो सत्यजीत राय से संबंधित कुछ जानकारियां थी जिनको कि आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब बात करते हैं भोला पासवान शास्त्री। ये चैप्टर आपको SCERT पढ़ने के दौरान ही आपको मिलेगा। मेरे लिए भी ये नया चैप्टर था एक तरीके से। तो हम देख लेते हैं कि भोला पासवान शास्त्री कौन थे आखिरकार। इनका जन्म 1914 में हुआ, निधन 1984 में। जन्म स्थान बैरगाछी, जिला पूर्णिया, बिहार से इनका संबंध था। पिताजी धृसर पासवान इनका नाम था। शिक्षा बिहार विद्यापीठ पटना एवं काशी विद्यापीठ वाराणसी से इन्होंने ग्रहण की। 1940 में स्नातक किया। कार्यवृत्ति के दृष्टिकोण से देखें तो छात्र जीवन से स्वाधीनता आंदोलन और राजनीति में सक्रिय रहे। 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें इन्होंने सक्रिय भागीदारी की और 21 माह का इनको कठोर कारावास भी हुआ। 1946 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। 1952 के आम चुनाव में इन्होंने चुनाव भी लड़ा और विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित भी हुए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल भी रहे। 1957, 1962 और 1967 के चुनाव में विधायक के तौर पर रहे। 1968 से 1972 तक की अवधि में 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। 1972 में राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए और फरवरी 73 में केंद्रीय मंत्री बने। यानी कि साहित्यकार से ज्यादा इनका जो जीवन रहा है राजनीतिक तौर पर रहा। संपादन के तौर पर देखा जाए तो इन्होंने पूर्णिया से प्रकाशित हिंदी साहित्य साप्ताहिक पत्रिका राष्ट्र संदेश का संपादन किया, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। पटना के हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी एवं कोलकाता के दैनिक पत्र लोकमान्य के संपादक मंडल में भी रहे। तो ये वाला पोर्शन ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनकी कृतियों के बारे में बात करें तो वियतनाम की यात्रा वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई सन 1983 ईस्वी में। तो वियतनाम की यात्रा अगर पूछ लिया जाए किसकी कृति है तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि भोला पासवान शास्त्री द्वारा लिखा गया है। क्योंकि BPSC की परीक्षा से आप जुड़े हुए हैं तो मे भी किसी का मन घूमा तो ये सवाल पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले जो साहित्यकार के रूप में, उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में आप अलग अलग किताबों में पढ़े होंगे, अलग अलग जगहों पे बहुत सारे तथ्यों को जान रहे होंगे, लेकिन इस किताब में क्या दिया गया है, क्योंकि इस किताब को आधार बनाकर सवाल बनाया जा सकता है, इसलिए हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में हुआ, निधन 1977 में। जन्म स्थान औराही हिंगना, जिला पूर्णिया में हुआ, जो कि वर्तमान में अररिया बिहार में है। इनके पिताजी का नाम शीलानाथ मंडल था। शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा गढ़ बनैली, सिमरबनी, अररिया और फारबिसगंज में हुई। माध्यमिक शिक्षा विराटनगर नेपाल के विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में हुई। इसलिए आप देखेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्य में जहां बार बार आपको फारबिसगंज और पूर्णिया का जिक्र मिलता है, वहीं इन्होंने नेपाल को भी अपने साहित्य में जगह दी हुई है। मैंने संकेत कर दिया, आपके मन में आ गया होगा कि किन किन। ज्यादातर इनके उपन्यासों में पूर्णिया की बात की गई है, फिर पटना भी है और नेपाल भी है। अगर भाषा की बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी के अतिरिक्त बांग्ला और नेपाली भाषाओं के भी जानकार थे। विराटनगर के स्कूली जीवन में ही इन्होंने VP कोइराला से संपर्क किया, जो कि प्रगाढ़ हो गया, और बाद में राजनीतिक गतिविधियों का बीज भी सिद्ध हुआ। राजनीतिक तौर पर 1942 के स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने सक्रिय भागीदारी की। 1950 में नेपाल में दमनकारी अत्याचारी राजशाही के विरुद्ध क्रांति एवं राजनीति में जीवंत भूमिका निभाई। 1972 के बाद पुनः राजनीति में सक्रिय निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़े थे। ये वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं जिनको कि हम महिला आंचल के द्वारा जानते हैं, लेकिन इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। इस किताब में आपने देखा, तमाम आपने किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन शायद ये जानकारी आपको कम मिले। चुनाव लड़े जरूर, लेकिन उसमें इनको हार मिली। 1974 में JP के आग्रह पर पुनः बिहार आंदोलन में सक्रिय हो गए। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में इनको पद्मश्री उपाधि त्याग भी करना पड़ा। तो फणीश्वर नाथ रेणु का कुछ इस तरीके का व्यक्तित्व रहा। साहित्यिक रूप से हम भली भांति इनको जानते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये किस प्रकार के थे, यहाँ पर चीजें समझ में आ गई। सन 1948 से 1950 के बीच फारबिसगंज के सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तकपाल की भी नौकरी की।
देखिए कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती है, इसलिए आप देख रहे हैं रेणु इत्यादि से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई जगह भी छोटी बड़ी नहीं होती। फारबिसगंज में ही इन्होंने पुस्तकालय में पुस्तक पाल की नौकरी की, जिसको कि हम वर्तमान समय में लाइब्रेरियन शब्द से बोल सकते हैं। इस दौरान वहां की सभी पुस्तकें पढ़ गए थे। ऑल इंडिया रेडियो में कुछ दिनों की नौकरी की। गांव पर कृषि कार्य की देखभाल और स्वतंत्र लेखन ये करते रहे। प्रमुख कृतियों के बारे में चर्चा करें जिसकी वजह से हम फणीश्वरनाथ रेणु को जानते हैं, उसमें मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड इनके उपन्यास हैं। ठुमरी, हाथ का जस, मेरी प्रिय कहानियां, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी इनके कहानी संग्रह हैं। ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, नेपाली क्रांति कथा इनके संस्मरण और रिपोर्टाज हैं। रेणु रचनावली 5 खंडों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। आप चाहें तो जब रेणु पर ज्यादा पढ़ने का मन करे तो इस रचनावली को आप खरीद सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप ध्यान में रखिए कि 5 खंडों में रेणु रचनावली है। मैला आंचल और तीसरी कसम पर फिल्में बनी जो काफी लोकप्रिय हुई। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम नाम से फिल्म काफी फेमस रही, आपने देखी भी होगी। और मैला आंचल भला हिंदी साहित्य पढ़ने वाला कौन नहीं पढ़ा होगा या नहीं जानता होगा इसके विषय वस्तु और पात्रों से। तो यहाँ पर मोटी जानकारी हमने फणीश्वरनाथ रेणु से संदर्भित आप सभी के लिए प्रस्तुत की। अब आगे बात करते हैं हम हरिशंकर परसाई के ऊपर। हरिशंकर परसाई जैसे ही इनका नाम आता है आपके चेहरे पर एक थोड़ी सी मंद मुस्कान जरूर आ गई होगी। इनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ, निधन 1995 में। जन्म स्थान गांव जमानी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। शिक्षा में इन्होंने एमए हिंदी से की। नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर से इन्होंने पढ़ाई की थी। डिप्लोमा इन टीचिंग की। स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज जबलपुर से शिक्षक के रूप में 2 वर्षों का प्रशिक्षण भी लिया। व्यवसाय के रूप में देखा जाए तो खंडवा में इन्होंने अध्यापन कार्य किया। खंडवा मध्य प्रदेश में है। मॉडल हाई स्कूल जबलपुर में सन 1943 से 1952 तक ये अध्यापन कार्य करते रहे। सन 1953 से 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में अध्यापन किया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी हरिशंकर परसाई की रचनाओं में आपको चीजें दिखाई पड़ती हैं वो इनके जीवन से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि इनका जीवन भी आप देख रहे हैं कि बहुत स्थिर नहीं रहा। कभी जबलपुर तो कभी खंडवा, भटकते रहे, कभी नागपुर रहे। सन 1957 से स्वतंत्र लेखन इन्होंने शुरू कर दिया। संपादन के तौर पर देखा जाए तो 1956 से 1959 तक जबलपुर से निकलने वाली पत्रिका वसुधा का इन्होंने संपादन किया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं। सवाल कई बार पूछा जाता है कि वसुधा पत्रिका का संपादन किसने किया, कहां से निकलती थी। तो हरिशंकर परसाई और जबलपुर को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगर सम्मानों की बात करें तो साहित्यिक अवदान के लिए जबलपुर विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की मानद उपाधि मिली हुई थी। डीलिट की मानद उपाधि हरिशंकर परसाई को जबलपुर से, लेकिन इन्होंने पढ़ाई कहां से की थी, नागपुर से की थी। इन अंतरों को बिल्कुल ध्यान में रखते रहिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 से इनको सम्मानित किया गया। अनेक अन्य पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया। यात्रा के तौर पर देखा जाए तो विश्व शांति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में 1962 में सोवियत रूस की यात्रा इन्होंने की थी। अगर कृतियों की बात करें तो इनकी ढेर सारी कृतियां जो कि व्यंग्य प्रधान हैं। हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, पाखंड का आध्यात्म, सुनो भाई साधो, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले की डायरी आदि महत्वपूर्ण कृतियां हैं। संपूर्ण रचनाएं परसाई रचनावली में संकलित की गई हैं, जो कि 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, मराठी, बांग्ला आदि में अनेक रचनाएं अनुदित की गई हैं हरिशंकर परसाई की। तो ये थे व्यंग्य के सम्राट हरिशंकर परसाई और उनसे जुड़ी हुई जानकारियां। अब हम बात करते हैं मेहरुन्निसा परवेज के ऊपर। मेहरुन्निसा परवेज नाम से ही पता चल गया होगा कि कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई रचनाकार। इनका जन्म 1944 में हुआ। जन्म स्थान बहला, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से इनका संबंध रहा। पिता एएच खान। इनकी अभिरुचि सामाजिक सक्रियता,
बस्तर के आदिवासियों और शोषित दलित जातियों समुदायों की बेहतरी के लिए लेखन किया और अन्य गतिविधियों द्वारा विशेष सक्रियता रही मेहरुन्निसा परवेज की। मध्य प्रदेश की बोलियों जैसे हल्बी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, मालवी आदि का अच्छा ज्ञान था इनके पास। गतिविधियों के दृष्टिकोण से देखें तो 1995 में चरारे शरीफ में हिंसा के समय गांधी शांति मिशन की सांप्रदायिक सद्भाव यात्रा में कश्मीर गईं। लंदन, फ्रांस, रूस आदि की साहित्यिक सामाजिक सद्भाव यात्राएं की और सम्मेलनों में सहभागिता भी की। सम्मान के दृष्टिकोण से देखें तो कोरजा उपन्यास पर मध्य प्रदेश सरकार का अखिल भारतीय महाराजा वीर सिंह जूदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इसी उपन्यास पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान भी दिया गया। तो आपको कुछ याद रहे न रहे, लेकिन कोरजा उपन्यास बिल्कुल ध्यान में रखिए कि किसके द्वारा लिखा गया है, मेहरुन्निसा परवेज। उस पर कोई एक पुरस्कार नहीं बल्कि एक से अधिक पुरस्कार इनको मिले। 1995 में लंदन में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में विशिष्ट सम्मान से इनको सम्मानित किया गया और 2003 में भारत भाषा भूषण अलंकार से इनको सम्मानित किया गया। 2003 में समरलोक के संपादन के लिए श्री रामेश्वर गुरु पुरस्कार भी दिया गया इनको और 2005 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री इनको दिया गया। तो सम्मान भी बहुत सारे इनको मिले हैं मेहरुन्निसा परवेज को, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार का हो, उत्तर प्रदेश सरकार का हो या फिर भारत सरकार का। संपादन की बात करें तो मेहरुन्निसा परवेज ने काफी संपादन भी किया है, जिसमें समरलोक नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ में इन्होंने फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया। लाजो बिटिया टेलीफिल्म तथा स्वतंत्रता संग्राम पर वीरांगना रानी अवंतीबाई नामक धारावाहिक का इन्होंने निर्माण एवं निर्देशन भी किया है। जूठन तथा सोने का बेसर कहानियों पर दूरदर्शन धारावाहिक भी बनाया है इन्होंने। प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो कुछ उपन्यास हैं, कुछ कहानी संग्रह भी हैं। आंखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, अकेला पलाश, समरांगढ़, पासंग आदि इनके उपन्यास रहे। आदम और हवा, टहनियों पर धूप, गलत पुरुष, फाल्गुनी, अंतिम चढ़ाई, सोने का बेसर, अयोध्या से वापसी, ढहता कुतुब मीनार, रिश्ते, कोई नहीं, अम्मा, समरलाल, लाल गुलाब, मेरी बस्तर की कहानियां इनकी कहानी संग्रह रही। तो एक तरीके से आपने मेहरुन्निसा परवेज के ऊपर संक्षेप में नहीं बल्कि विस्तार से बहुत सारी चीजों को देख लिया, चाहे वो उनकी अभिरुचियों के बारे में बात हो, गतिविधियों के बारे में, सम्मानों से संबंधित या फिर पत्र पत्रिकाओं या फिर उनके कृतियों के बारे में जो भी तथ्यात्मक जानकारियां थी आपने देख ली। अब हम बात करते हैं कृष्णा सोबती के बारे में। कृष्णा सोबती नाम से तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा। एक इनकी खास रचना जिंदगी नामा, और यूजीसी नेट की तैयारी अगर आप कर रहे होंगे तो वहां पर भी इनको पढ़ना रहता है। सिक्का बदल गया इनकी खास कहानी। तो ये वही कृष्णा सोबती हैं। इनका जन्म 1925 में हुआ। जन्म स्थान गुजरात, पश्चिमी पंजाब जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। इनका व्यवसाय रहा स्वतंत्र रूप से लेखन। निवास इनका बाद में नई दिल्ली रहा। सम्मान के तौर पर देखें तो साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता, बिहार का राजेंद्र शिखर सम्मान सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिए गए। बाद में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो कुछ इनके उपन्यास हैं, कुछ कहानी संग्रह हैं और कुछ शब्द चित्र और संस्मरण भी हैं, जिसमें हम देखते हैं यारों के यार, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम इनके उपन्यास हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के सब कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में इनके शब्द चित्र या फिर संस्मरण है। तो अक्सर कृष्णा सोबती से जहां से सवाल बनते हैं इस लेक्चर में, वो सभी सवाल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उनके आंसर भी मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं एक विदेशी लेखक के बारे में। आमतौर पर जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो थोड़ी सी हीन भावना से ग्रसित रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे ओदोलेन स्मेकल के बारे में, जिन्होंने कि जो कि विदेशी होते हुए हिंदी में बहुत काम किया हुआ है। हम विस्तार से देखते हैं। ओदोलेन स्मेकल, जिनका जन्म 1928 में हुआ। ओलोमोर्स नगर से सटा गांव
लोशेव, चेकोस्लोवाकिया, यूरोप में इनका जन्म स्थान रहा। चेकोस्लोवाकिया की राजधानी में प्राग के चार्ल्स विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए तथा पीएचडी की। शाबाश स्मेकल, इन्होंने हिंदी में एमए किया और पीएचडी भी की। वहीं से लोक साहित्य, ग्राम उपन्यास तथा अनुकरणात्मक शब्दों पर इन्होंने शोध किया। कई वर्षों तक प्राग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक रहे। 10 से अधिक वर्षों तक अपने देश के भारत विद्या विभागाध्यक्ष के पद पर भी रहे। यात्राएं की, संसार के अनेक देशों तथा भारत की कई बार सांस्कृतिक यात्राएं की। भारत के अनेक विशिष्ट व्यक्तियों, हिंदी लेखकों, कवियों तथा राजनेताओं से इनका प्रत्यक्ष संपर्क रहा। सम्मान के तौर पर देखें तो भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी पुरस्कार 1979 से इनको सम्मानित किया गया। अन्य गतिविधियां देखें तो प्रथम तथा द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलनों में सक्रिय रूप से सहयोग किया। विशेष रूप से भारत में चेकोस्लोवाकिया के राजदूत पद पर सेवाएं दी। बहुभाषाविद, धर्म संस्कृति में विशेष इनकी अभिरुचि थी। रचनाओं की बात करते हैं तो प्रेमचंद का गोदान, आमतौर पर हम गोदान को पढ़े रहते हैं, सभी जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं गोदान को पढ़े ही होते हैं। प्रेमचंद का गोदान पर इन्होंने काम किया। आधुनिक हिंदी कविता का संकलन किया। भारतीय लोक कथाएं, भारत के 9 रूप, ये देवता कहाँ से आए, निबंध लिखा इन्होंने। तेरे दान किए गीत, नमो नमो भारत माता, अगर शायद ये आज रचना होती तो विशेष संदर्भ से इसको जोड़ दिया जाता, लेकिन जो यहाँ पर लेखक हैं स्मेकल, बहुत पहले इन्होंने नमो नमो भारत माता नाम से लिख दिया था। कविता संकलन है। इसके अतिरिक्त चेक से हिंदी एवं हिंदी से चेक भाषाओं में अनेक अनुवाद इन्होंने किए थे। आखिरी इस लेक्चर के जो भी राइटर हैं उनका नाम है कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जिनका जन्म 1951 में हुआ। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से इनका संबंध रहा। सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश एवं टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में प्रोफेसर के तौर पर रहे। ज्यादातर इनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में ही रहा है। भारत और पाकिस्तान की स्कूली पाठ्यक्रमों में प्रस्तुत आजादी के संघर्ष में इतिहास का अध्ययन के लिए जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप से इनको सम्मानित किया गया। बाद में गद्य लेखन के लिए शरद जोशी सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। प्रवास के तौर पर देखें तो 1975 से 1981 तक विदेश प्रवास पे रहे। कृतियों के बारे में बात करें तो नीली आंखों वाले बगुले, त्रिकाल दर्शन कहानी संग्रह रहे। अब्दुल मसीद का छुरा यात्रावृत्त रहा। आज नहीं पढ़ेगा बाल कथा संग्रह रहा। विचार का डर स्कूल की हिंदी निबंध संग्रह के तौर पर। राज, समाज और शिक्षा, शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व, बच्चे की भाषा और अध्यापक, शिक्षा और ज्ञान, गुलामी की शिक्षा और राष्ट्रवाद जैसे शिक्षा दर्शन पर इन्होंने काम किया। महके सारी गली गली बाल कविताओं का संकलन किया। व्हाट इज वर्थ टीचिंग, सोशल कैरेक्टर ऑफ लर्निंग, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन, लर्निंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, प्रेजुडिस एंड प्राइड अंग्रेजी की पुस्तकें रहीं और ये एनसीईआरटी नई दिल्ली से भी जुड़े रहे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कृष्ण कुमार का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हम तब इम्पोर्टेंट इनका ज़्यादा बढ़ जाएगा जब हम परीक्षा में सफल हो जाएंगे और जब टीचर के रूप में काम करने जाएंगे तो इनकी कृतियों को पढ़ेंगे तो हम विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल इनसे हम केवल परिचय प्राप्त कर सकते हैं कि क्या इन्होंने काम किया था। उम्मीद है कि आज के जितने भी 12 गद्य लेखकों के बारे में हमने चर्चा की थी जो कि एससीईआरटी पुस्तक पर आधारित थे, आप सबको पसंद आए होंगे। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9वीं 10वीं 6वीं से 8वीं तक के शिक्षक भर्ती की भी तैयारी पर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी अभी तक वीडियो लेक्चर हमने प्रस्तुत किए हैं ये एक तरीके से शॉर्ट नोट्स की तरह थे। इनको आप अपने दिमाग में रखिए। जल्दी ही हम इस पर प्रैक्टिस सेट भी लेकर आते रहेंगे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।